नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम आपसे चर्चा करेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध 1999 के बारे में। आखिर कारगिल युद्ध क्यों होता है, उस युद्ध के पीछे क्या पृष्ठभूमि थी, किस प्रकार से हमने पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटाई, पाकिस्तानी सैनिकों का धुआं धुआं मचा दिया। ये सारी चर्चा हम आज आपको विस्तार से बताएंगे कि युद्ध की जड़ क्या थी, किस प्रकार से पाकिस्तान और भारत के बीच में कारगिल युद्ध की शुरुआत होती है। तो इस बात को जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। 1998 में भारत पाकिस्तान दोनों ने एक परमाणु ऊर्जा संपन्न देश बन गए। उन दोनों देशों पर कहीं ना कहीं आर्थिक प्रतिबंध लग गया, वैश्विक समुदाय का आर्थिक प्रतिबंध। उस बात को ध्यान में रखते हुए 1999 में दोनों देशों की सरकार ने कहीं ना कहीं ये सोचा कि कैसे भी करके जो आर्थिक प्रतिबंध है वो भी हटने चाहिए और दोनों देशों के बीच में कहीं ना कहीं शांति और सौहार्द होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और नवाज शरीफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था। इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत से पाकिस्तान जाएंगे बस यात्रा करके। बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण बात थी। हम ये कहते हैं कि दोनों देशों के बीच में ये जो संबंध थे, किसी देश का प्रधानमंत्री बस के द्वारा दूसरे देश में जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात थी दोनों देशों की सरकारों के बीच में। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए 21 फरवरी 1999 में दिल्ली से लाहौर की यात्रा करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी और वहां जाकर के उनका भव्य स्वागत होता है एकदम जोरदार तरीके से। नवाज शरीफ उन्हें खुद रिसीव करने आते, बहुत जोरदार तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी का स्वागत होता है। इससे कहीं ना कहीं लगा कि पूरे वैश्विक समुदाय को आने वाले समय में जो पाकिस्तान भारत के बीच जो कड़वाहट चल रही है उसका कहीं ना कहीं अंत होगा। लेकिन कहते नहीं है कि जो सांप होता है, जो नेबला होता है, उसे कितना भी दूध पिलाओ वह अपनी प्रकृति नहीं भूल सकता। यही होता है पाकिस्तान के साथ। हम लोगों ने बहुत ही शांति से बात की, हम लोग वहां तक पहुंचे, लेकिन उसने हमारे सीने में खंजर घोंपा। सीने में तो झोंकने की इनकी औकात नहीं, इन्होंने हमारी छाती में नहीं, पीठ में झोंका। किसमें? पीठ में खंजर। उसी बात को हम आज आपसे बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं कि किस प्रकार से एक और हमारे गले लग रहे और दूसरी ओर हमारे पीठ में खंजर इन लोगों ने भोंका। ठीक है, तो ये पूरी स्टाइल हम आपको बताने वाले हैं। तो देखो, पीओके सबसे पहले हम आपको बता दें कि आखिर ये युद्ध हुआ क्यों, इस युद्ध के पीछे रीजन क्या था। पाकिस्तान का जो जनरल था उस समय परवेज मुशर्रफ, उसके दिमाग में क्या चीजें चल रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि एक ओर तो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ गले मिल रहा है, दूसरी ओर ये परवेज मुशर्रफ, ये हरामी, ये बदमाश हमारी सेना के सीने में खंजर भोंक रहा है। इनकी इतनी औकात नहीं कि सीने से वार करें, ये पीठ में वार करने वाले व्यक्ति है, पीठ में वार करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कारगिल के बारे में थोड़ी सी बताऊं, कारगिल की लोकेशन क्या है। तो देखो, शिमला समझौता के आधार पर यह डिसाइड किया गया था कि जो सर्दियों के दिन में दोनों देशों की सेनाएं जो पहाड़ी इलाका है, जो सर्दी वाला इलाका है, उससे नीचे आ जाएंगी दोनों देशों की सेनाएं। ये कारगिल बेसिकली जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा जिला है कारगिल। ठीक है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और ऊपर वाला जो आपको ये दिख रहा है ये पीओके है। ठीक है, ये पीओके, नीचे कारगिल है और ये आपको लाइन ऑफ कंट्रोल दिख रही है, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में एक रेखा जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, ये दोनों देशों के बीच में समझौता होता है कि जैसे ही सर्दी होगी तो हम दोनों सेनाएं नीचे आ जाएंगे, है ना, नीचे आ जाएंगे। अब होता क्या है कि अप्रैल मई में जैसे हमारी गर्मियों में सेना नीचे आई तो हमारे जो बंकर बने हुए थे सेना के, उस बंकर में पाकिस्तानी फौज नहीं, है ना। हालांकि ये लोग उस समय ये कह रहे थे कि हमारी सेना नहीं है, ये तो आतंकवादी है, उग्रवादी है, कश्मीरी लोग हैं। लेकिन बाद में जब इनके आई कार्ड मिले, जब इनको दोचा घोट के जब इनके आई कार्ड हमने देखे, उसके बाद फिर टैप रिकॉर्डिंग हमने सुनी, तब पता चला कि ये पाकिस्तानी फौजी है बेसिकली। ठीक है, तो पाकिस्तानी फौज शुरुआत में तो स्वीकार ही नहीं कर रहे लोग कि हमारे लोग हैं, है ना। तो बाद में अब क्या होता है कि इस पूरे वाले रीजन पर जो बंकर सेना के थे, उस बंकर में पाकिस्तानी फौज ने कहीं ना कब्जा कर लिया और
जो जितनी भी चोटी थी क्योंकि ये कारगिल युद्ध जो लड़ा जाता है बेसिकली, ये कारगिल युद्ध होता है एक जिले के अंतर्गत, लेकिन ये कई भागों में लड़ा जाता है, कई भागों में। जैसे मैं आपको बताऊं कई भाग कौन कौन से, एक द्रास सेक्टर है, कौन सा, द्रास, द्रास हो गया, मुस्को वैली हो गया और खारबू हो गया। ठीक है, बेसिकली जो सबसे क्रिटिकल जो युद्ध लड़ा गया वो आपका द्रास सेक्टर लड़ा, किसमें, द्रास में, क्योंकि द्रास में ही आपकी टाइगर हिल, टोरोलिंग, ये जितनी भी पहाड़ियां हैं जो सबसे मशहूर पहाड़ी थी, इस पहाड़ियों पर कब्जा दोबारा स्थापित करने के लिए भारतीय सेना ने बहुत बड़ी मशक्कत की। तो ये जो पहाड़ियां हैं, टोरोलिंग, आपकी टाइगर हिल, ये कारगिल के अंतर्गत जो द्रास सेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं पड़ती है। तो जैसे ही भारतीय सेना नीचे आई, इन लोगों ने वहां पर कब्जा कर लिया। अब प्रश्न उठता है कि इन लोगों का मकसद क्या था, इन लोगों का मकसद क्या था इस सेक्टर पर कब्जा करने का। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपको दिख रहा है ना, देखो मैं आपको थोड़ा सा यहां क्लियर करता हूं। ये जो आपको दिख रहा है परवेज मुशर्रफ, इसका उद्देश्य क्या था वो सुनो। क्यों इसने कारगिल वाले रीजन पर, क्यों उसने पीठ में छुरा भोंका, क्यों, उसके पीछे मकसद क्या था। तो देखो ये जो आपको मैप में दिखा रहा हूं, ठीक है, मैप को ध्यान से देखना, ये आपको जो दिख रहा है ना ये रोड, ये बेसिकली हाईवे है। क्या है बच्चा, ये हाईवे है। और ये हाईवे जो है आपका श्रीनगर और लेह से होते हुए जाता है, कहां, श्रीनगर और लेह को होता हुआ। ठीक है, ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका जो है ग्लेशियर है, कौन सा है, आपका सियाचिन ग्लेशियर। तो इन लोगों का जो उद्देश्य था, इन पहाड़ियों पर कब्जा करने का मतलब इनका ये था कि इस हाईवे को ब्लॉक करना। क्या करना, इस हाईवे को ब्लॉक करना, क्योंकि पूरा पहाड़ी एरिया है। अगर पहाड़ी एरिया में और कोई रास्ता नहीं है, पूरा पहाड़ी एरिया में जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई भी आपूर्ति आपको करनी है तो हाईवे आपके होना महत्वपूर्ण है। इन लोगों का उद्देश्य यही था कि भारतीय सेना का जैसे ही पीछे हटेंगे, हम इस हाईवे पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि इन चोटियों से बैठ करके ये लोग निशाना, बिल्कुल कोई भी हाईवे पर अगर जाएगा कैसा भी यात्री, तो ये उसे डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं इन चोटियों पर कब्जा करके, क्योंकि वहां से निशाना लगाना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो यही उनका उद्देश्य था कि इस हाईवे को ब्लॉक करना, और जिससे कि ये सियाचिन ग्लेशियर को दोबारा पा सके। इनको सियाचिन ग्लेशियर हमने इनसे छीना था ना, एक युद्ध हुआ था, उसमें वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो इनका उद्देश्य, इस परवेज मुशर्रफ का यही उद्देश्य था कि कैसे भी करके सियाचिन ग्लेशियर को बाधित करना, वहां तक इनकी पहुंच ना हो, वो हाईवे पर कब्जा करना, ये इनका उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से इन लोगों ने कहीं ना कहीं जो भारतीय बंकर थे सेना के, उन पर कब्जा कर लिया। अब प्रश्न उठता है कि हमें पता कैसे चली। तो घटना क्या होती है कि एक चरवाहा, भेड़ चलाने वाला व्यक्ति था, जो घटना थी 3 मई की, 3 मई की घटना होती है। 3 मई 1999 को एक चरवाहा जो भेड़ चला रहा था इसी कारगिल वाले सेक्टर में, कारगिल वाले उसी एरिया में, तो उसे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी लोगों की गतिविधियां दिखी, कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि पाकिस्तानी जो है सेना है। तो इस चरवाहे ने 5 मई को, यानी कि 3 मई को इसने देखा, उसके जस्ट दूसरे दिन इसने भारतीय सेना को खबर दी, और 5 मई को भारतीय सेना ने एक हेलीकॉप्टर भेजा पेट्रोलिंग के लिए, यानी कि पेट्रोलिंग मतलब देखने के लिए कि भाई साहब ऐसा कुछ है कि नहीं है। और जब वो हेलीकॉप्टर पहुंचा, तो क्योंकि मैं आपको दिखा चुका हूं कि ये पूरा पहाड़ी एरिया है, क्या बच्चा, ये पूरा पहाड़ी एरिया है, और यहां अगर कोई हेलीकॉप्टर भी दिखेगा ना, तो पहाड़ी बहुत ऊंची है, उनसे कोई भी निशाना लगाया जा सकता है, जो एकदम लगाया जा सकता है, आप बिल्कुल भी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो उसे वही हुआ, जैसे ही हमारा पेट्रोलिंग करने के लिए हेलीकॉप्टर गया, तो उन हेलीकॉप्टर को इन लोगों ने मार गिराया और हमारे 5 जवान शहीद कर दिए। अब आगे घटनाक्रम कैसे हुआ था, जैसे ये 5 मई की घटना है, उसके बाद फिर बात अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री तक पहुंची। प्रधानमंत्री ने फोन किया, भारत के प्रधानमंत्री को जब ये बात पहुंची कि ऐसे ऐसे कारगिल वाले रीजन में कुछ घुसपैठियों ने भारतीय सेना, भारतीय जमीन पर, भारतीय सरजमीन पर कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने फोन किया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन लगाया कि मियां साहब बोल रहे हैं का, कि हाँ बिल्कुल बोल रहे हैं साहब, बताइए जनाब, कि हमें ऐसी ऐसी खबर मिली है कि आपके कुछ बंदों ने, लड़ाकों ने, आपकी सेना ने हमारे पाकिस्तान वाले जो कश्मीर वाला जो कारगिल वाले जो रीजन है वहां पर कब्जा कर लिया है। तो ये बंदा बोला कि अरे साहब क्या बोलते हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है।
सोचो, प्रधानमंत्री बोला, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोला है कि मुझे तो पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है। तो खबर किसे थी? तो फिर इसने फोन लगाया किसके लिए? इसको लेकर के। ये कौन था? उस समय जनरल था, पाकिस्तानी सेना का जनरल था। इसको फोन लगाया कि साहब ऐसी कोई बात है का? इसने कहा कि ना भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पूछ रहा है जनरल को, सेना अध्यक्ष को, कि तूने कुछ ऐसा घटना की? तो उसने स्पष्ट मना कर दिया, कुछ नहीं किया। और जब बाद में खुलासा हो गया कि इसी ने किया है, इसी ने ये घटना का अंजाम दिया है, पाकिस्तानी सेना ने घटना को अंजाम दिया है बिना प्रधानमंत्री के पूछे, तो भी उसका कुछ नहीं हुआ। उसने स्पष्ट बोल दिया कि मेरी मर्जी, में जो करूंगा वही करूंगा। यानी कि इससे आइडिया लगता है कि पाकिस्तान की राजनीति में सेना का कितना दबदबा है, और इसी वजह से इन लोगों को इतनी हालत खराब है कि दाने दाने को मोहताज है, फिर भी सुधरने का नाम नहीं है। सेना का पूरा एकदम कब्जा है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि जब प्रधानमंत्री को कोई बात नहीं मालूम, पूरा काम यही सेना का अध्यक्ष कर रहा है, तो अब आगे घटनाक्रम होता है कि 26 मई को ऑपरेशन विजय, यानी कि अब भारतीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि ये पाकिस्तान की घुसपैठ है और हम इनको धूल चटा के रहेंगे। 26 मई को ऑपरेशन विजय, सेना का ऑपरेशन विजय स्टार्ट हो जाता है। थल सेना का, किसका? थल सेना का ऑपरेशन विजय 26 मई को स्टार्ट हो गया। अब इनका धुआं मचा देंगे एकदम। अब आगे घटनाक्रम देखते हैं। 26 मई को जब ऑपरेशन विजय स्टार्ट हो गया, तो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये पूरा जो सेक्टर है कारगिल का, पूरा जो एरिया है वो बहुत पहाड़ी एरिया था। आप आइडिया लगा लो कि 18,000 फीट नीचे से लेके 18,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे थे ये लोग। अब सेना, भारतीय सेना के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कैसे 18,000 फुट, क्योंकि ऊंचा अगर कोई दुश्मन हो और नीचे से अगर कोई सेना जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ऊपर से अगर डिला भी फेंक के मारेगा ना, तो मान के चलिए कि सुपड़ा खराब। उनके पास तो पूरी असला बारूद थे, पूरी तोप वगैरह सारी चीजें जो है ऊपर जो है चोटियों पर लेकर बैठे थे ना। आपको मैं दिखाने का प्रयास करूं, ये देखो, ये टाइगर हिल का नक्शा है, देख रहे इस जगह पर। अब यहां से कोई नीचे से तोप या कुछ भी चलाए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ऐसे सेना यहाँ चढ़ाई करने का प्रयास करेगी तो यहां से जो है तुरंत जो है निस्तनाबूद कर देंगे। तो भारतीय सेना के सम्मुख समस्या ये थी सबसे बड़ी कि आखिर इसको कैसे, घुसपैठ को खदेड़ा जाए, यहां से भगाया जाए। लेकिन कहते नहीं कि भारतीय जवान जो है शहीद हो जाएगा, भारत मां के लिए अपनी जान दे देगा, लेकिन अपनी भारत मां का जो कर्ज है उसे भूल नहीं सकता। और भाई साहब 527 जवान शहीद हो गए इस पूरे एलओसी वाले युद्ध में, लेकिन इनको 1-2 महीने के अंदर में इनको खदेड़ दिया, इनका धुआं मचा दिया पाकिस्तानियों का। अब देखो, अब क्या होता क्या है कि जब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये उस समय भारत की बोफोर्स, जो आपने सुना होगा घोटाला, उसमें जो तोप जो थी वो यही तोप थी। इस तोप ने बहुत अच्छा काम किया है ना, इसकी रेंज बहुत जबरदस्त थी। ऊपर पहाड़ी पर जो बैठे लोग थे वहां तक ये पहुंचाने में सक्षम थी। उनको भी ये पता नहीं चला था कि आखिर ये गोला बारूद आ कहां से रहे हैं ना। तो भारतीयों ने यहां से स्टार्ट किया, यानी नीचे से तोप दागे, और कुछ सैनिक टुकड़ियों के हिसाब से ऊपर भी पहाड़ी वाले रीजन पर जाने का प्रयास किया था, है ना। तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग ऑपरेशन था, क्योंकि पाकिस्तानी लोग इस तरीके से छुप जाते। देख लेना आपको, ये पाकिस्तानी जो थे वो इस प्रकार से छिप छिप करके और हमें ऊपर चोटी से कहीं ना कहीं मार रहे थे। तो बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात थी। सारी पहाड़ियों को जीतने के बाद केवल 2 जो पहाड़ी थी, जिसमें एक तोरलिंग और एक आपकी टाइगर हिल, ये सबसे क्राइसिस वाली, बहुत चैलेंजिंग ये पहाड़ी थी। इसको जो है जीतने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी। इसी में आपने विक्रम बत्रा का नाम सुना होगा। विक्रम बत्रा भारतीय सेना का वह जवान, लेफ्टिनेंट जो है, लेफ्टिनेंट था, बहुत कैप्टन, बहुत बहादुरी से लड़ा। जब विक्रम बत्रा को उसके ऑफिसर ने पूछा कि भाई आपका क्या उद्देश्य है, आप मतलब जब आप जाओगे तो आप क्या जो है आपकी बात क्या होनी चाहिए, तो उन्होंने बोल दिया कि ये दिल मांगे मोर, मतलब ये दिल मांगे मोर, ये उनकी कहीं ना कहीं जवान पर चीजें थी। तो जैसे कहते हैं कि भारत मां के लिए जो है अपने जान भी न्यौछावर कर देंगे तो भी कुछ कम नहीं है। तो इस प्रकार से पूरी भारतीय सेना बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ी थी। और यहाँ अगर हम बात करें 20 जून को 51-40 चोटी, ये विक्रम बत्रा बेसिकली जो राजपूत रेजिडेंस थे उनसे इनका संबंध था, राजपूत रेजिडेंसी।
51-40 एक चोटी थी, बाकी चोटी सभी जीत ली गई राजपूत रेजिडेंस के द्वारा। 2 चोटी अभी बाकी थी, 51-40 और 48-75। 51-40 की जिम्मेदारी 2 ऑफिसरों को दी गई, इसमें से एक विक्रम बत्रा होते हैं, दूसरे एक और कैप्टन होते हैं। इन दोनों ने प्रयास किया था कि दोनों जाएंगे अलग अलग तरीके से, अलग अलग साइड से जो अटैक करेंगे, है ना। और विक्रम बत्रा बहुत बहादुरी से ये दिल मांगे मोर का नारा लगाते हुए, कहते हुए 51-40 चोटी पर जो है 20 जून को कब्जा कर लिया और 20 जून को जो है एकदम तिरंगा जो है फहरा दिया और बोल दिया भाई साहब पूरे देश में रेडियो संदेश के तहत कि ये दिल मांगे मोर, है ना। बाद में 7 जुलाई को 48-75 यानी कि 48-75 ये चोटी का नाम है जो जीतनी बाकी थी, बाकी सब जीत ली गई, है ना। और 27 जुलाई को युद्ध की घोषणा खत्म, यानी कि युद्ध की घोषणा का अंत होता है। 48-75 7 जुलाई की बात है। तो उसी 48-75 चोटी को जीतते हुए जीत ली गई। बाद में घायल होने से विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा का कहीं ना कहीं शहीद हो गए, देश के लिए कुर्बान हो गए। मात्र 26 साल की उम्र में जो है शहीद हो गए कैप्टन विक्रम बत्रा। आगे और बात करें तो इस ऑपरेशन में ये पूरा जो मिशन था ये तीनों सेनाओं का मिशन था। ऑपरेशन विजय जो है थल सेना का था, साथ में जो ऑपरेशन सफेद सागर ये बेसिकली आपका जो है वायुसेना का जो है ऑपरेशन था। इसमें वायुसेना के मिग 21 और मिराज 2000 इन दोनों जो है लड़ाकू विमानों ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया, पाकिस्तान के एकदम दांत खट्टे कर दिए, है ना, ये दोनों लड़ाकू विमानों ने। साथ में नेवी का भी इसमें ऑपरेशन चला था, नेवी का। तो नेवी की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन तलवार बेसिकली नेवी का था और नेवी ने पूरा ये पाकिस्तान वाला जो सी रूट था, इस पूरे सी रूट को एकदम ब्लॉक कर दिया, एकदम धूल चिता दी, धुआं मचा दिया साहब, ठीक है। उसके बाद 27 जुलाई को युद्ध खत्म कर दिया जाता है और 27 जुलाई को जितने भी घुसपैठिए थे उनको भारतीय सीमा से एकदम बाहर कर दिया। बाद में फिर पता चला कि ये पाकिस्तान ही है, क्योंकि उनके आइडेंटिटी कार्ड मिले, उनके जो है बैज मिले, उससे लगाया गया, ये प्रूफ हो गया कि ये पाकिस्तानी फौजी थी। और पूरे विश्व में पाकिस्तान की वह भयंकर किरकिरी होती है कि सारे वैश्विक समुदाय में पाकिस्तान की किरकिरी जबरदस्त होती है। परिणाम क्या निकला युद्ध का? तो बच्चों इस युद्ध में 527 जवान भारत माता ने अपने 527 बेटों की बलि दी, शहीद हो गए 527, 1300 से ज्यादा घायल हो गए। और इस युद्ध में भारतीय सेना ने कुछ सबक भी सीखे। एक तो जो है पहाड़ी क्षेत्र में लड़ने की कमी देखी गई और साथ में ऑक्सीजन की कमी देखी गई। कुछ कमियां यहां हमने महसूस की जिससे कि आने वाले समय में उनको दूर किया जा सके। पाकिस्तान की बात करें तो 2700 सैनिक पाकिस्तानी मारे गए और पाकिस्तान तो मैंने क्या कि वो तो अपने सैनिकों को लेने भी नहीं आया, हम लोगों ने उनका दाह संस्कार जो भी क्रिया वगैरह सब हम लोगों ने किया था। तो इससे आइडिया लगा सकते हो आप कि पाकिस्तान की हालत क्या है। हम लोग तो कह भी रहे थे यहाँ इंसानियत दिखती है, भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो कल्चर है वहां आपको इंसानियत दिखती है। हम लोग जो है दुश्मन पर वार नहीं करते, जब वो मर गया तो भाई साहब बात खत्म। और ये हरामी हमारा एक जवान जो था, मैं बताऊं, उसको इस लोगों ने इतनी बेरहमी से मारा कि उसके हाथ काटे, पैर काटे, नाक काटी, मतलब पूरा गुप्तांग काटे, इस तरीके से इन लोगों ने उसको मारा था। लेकिन हम लोगों ने बहुत ही शांत तरीके से, सम्मान से इनके सारे जितने भी सैनिक थे उनको दफनाया और पाकिस्तानी फौज ने मनाही कर दिया कि भाई साहब हमारे नहीं है, ले जाओ तुम किसी दूसरे के होंगे। तो इनको तो बिल्कुल भी शर्म बात की चीज है ही नहीं, बिल्कुल बदमाश जो है देश है, सुधर जाए। बाद में 2001 में भी प्रयास करता है भारत, जो है आगरा समिट होती है जिसमें परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बन जाता है, तख्ता पलट देता है नवाज शरीफ का, तो वो भारत आता है, लेकिन वो भी फेल होता है। और आज भी हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके पड़ोसी देश सुधर जाए, क्योंकि पड़ोसी का सही होना, सुधरना बहुत जरूरी होता है। लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, उसे पता नहीं है कि जब भारतीयों की सनकेगी धुआं मचा देंगे तुम्हारा, पता ही नहीं। तो इस तरीके से ये रहा कारगिल युद्ध के बारे में। इससे रिलेटेड और भी हम बातें आपको लेके आते रहेंगे, आप जो है जुड़े रहें, ठीक है। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।